हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन कभी पढ़ा नहीं, हाँ देखा जरूर है। सीनियर टाइप के भैया लोग थे, वो बताते थे तो फिल्म से नहीं निकलता है, फिल्म से बहुत कठिन होता है। जब हम खाना बनाने लगे तो ईयरफोन लगा के हम कोई वीडियो सुन सकते हैं यूट्यूब पे, हाईलाइट होगा या कुछ नोट्स बनाया होगा, कुछ अंडरलाइन किया होगा, उसको बाद रिवीजन कर ले। यूट्यूब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है, क्योंकि टेलीग्राम पे होता है कि ज़्यादातर चीज़ें कंपाइल करके इधर ना उधर से मिल जाती है। मोबाइल सामने रखा है, 2 मिनट पढ़े, 1 मिनट चैटिंग करते रहे। करंट के लिए आइडेंटिटी मोर देन एनफ है। पूर्वावलोकन किए हैं सारे सब्जेक्ट के, तो फिल्म आराम से निकाला जा सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ डीएसपी सनी पांडे सर हैं। तो कुछ टाइम पहले हमने सर का इंटरव्यू किया था, तो आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो हमारे लास्ट के पीसीएस के 30 से 40 दिन के एग्जाम बचे हैं, इनके लिए कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए। तो अभी हमारे साथ सर हैं। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अंतिम जो आपके लास्ट 30 से 40 दिन बचे हैं पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम होने में, तो आप उसके लिए किस तरीके से रणनीति बना सकते हैं। आप पहले से रणनीति कुछ ना कुछ बनाए होंगे, लेकिन अंतिम दिनों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ अपना नंबर वहाँ पर और गेन कर सकें। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे जैसे कि लास्ट जो 30 से 40 दिन का ये एग्ज़ाम बचा है, तो इनमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं छात्र। अगर आप सब्जेक्ट वाइज बताएं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हुआ था कई बार, तो तैयारी है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपनी तैयारी में। लास्ट समय तो रिवीजन का ही होता है। इस समय में केवल रिवीजन पे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ बहुत से टेस्ट सीरीज सॉल्व किए होंगे, उनका पुनः एनालिसिस करके कि कहाँ गलती हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है सब। क्योंकि कभी हम फैक्ट के द्वारा गलती करते हैं, या कभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिली मिस्टेक कर देते हैं कि सत्य या असत्य पूछा गया था, या सही या गलत पूछा गया था, या तो ये सब, इन सबको दूर करने का ही समय है 1 महीने। और अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए, जैसे प्रीलिम्स में कम से कम जो 7 से 8 सब्जेक्ट आते हैं, एक एक सब्जेक्ट की बात करें, जैसे पॉलिटी में इस समय हमें देखना है कि कुछ जो चीज़ें जो हर बार क्वेश्चन आती हैं, जैसे आर्टिकल वाइज सवाल आते ही आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पूछे जाते हैं कि 22 पार्ट को कभी वो सीधे कदम वाइज लगवा लेता है कि जैसे ऑप्शन देके, या शेड्यूल वाले क्वेश्चन। और 1 से 51 तक आर्टिकल कम से कम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो जिससे ऐसे कुछ चैप्टर जैसे फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट वाले, जिससे सवाल बार बार आ रहे हैं, उन्हें हम ज़्यादा फोकस करें। इसी ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट की भी रणनीति हो। कुछ सब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पॉलिटी की स्पेशली बात करें, तो मतलब इस अभी के टाइम पे ये टारगेट हम कर लें कि कुछ जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो अभी हम ज़्यादा मतलब करके उसको ऐड करके पढ़ें। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आने हैं। फंडामेंटल राइट से 2 से 3 सवाल हर बार आते ही आते हैं, तो उन्हें हम अच्छे से तैयार कर लें। पार्लियामेंट वाला चैप्टर, ऐसे अन्य सब्जेक्ट में भी अगर ज्योग्राफी की बात की जाए, जैसे ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 में बटा है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे एक क्वेश्चन होता है लोकल विंड वाली, वो एक सवाल आना ही आना है, तो हम लोकल विंड उसमें याद कर लें, ऐसे कुछ ट्रिक बना के या कुछ करके। ऐसे है ओशन करंट वाले पार्ट हैं। मतलब ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आएगा, और इसमें हमें गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल जब हम गलती करेंगे तो प्रीलिम्स पास होने की संभावना होती है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो अच्छे लड़के हों लगातार ये सब सही करेंगे। तो प्रीलिम्स पास करने के जो सामान्य रणनीति लोग बताते हैं कि सरल सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए। कठिन गलत हो जाएगा तो प्रीलिम्स फेल, हाँ वो सबका कठिन लगभग गलत होगा, लेकिन सरल ना गलत हो। तो ये सोच के कि हमें अपने ऐसी रणनीति की इनका हमें 160 नोट्स तैयार कर लेना चाहिए कि अंत में समय में हर सब्जेक्ट के लिए छोटे छोटे कम से कम 10-10 पेज का अगर एक हमारे पास नोट्स हो, जो उन समय में वो उसमें पीवाईक्यू का एनालिसिस भी हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हों, और ऐसे हों जो हम भूल जाते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें बाद में भूल जाएंगे। कोई जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है डिजर्ट के ऊपर, वाल्केनो के ऊपर, उनका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पूछ लेते हैं कि ये ओशन रिसोर्स, ये रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, या ये वाल्केनो कहाँ पाया जाता है। या कुछ न्यूज में वाल्केनो होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि रिसेंट में इसका वाल्केनिक एरप्शन हुआ, कहाँ हुआ। इत्यादि चीज़ें जो हमें लगता है कि ये बहुत फैक्चुअल नेचर की हैं और हमें एग्जाम में याद नहीं रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमें जरूर किसी A4 साइज पेज पर लिख लेना चाहिए, और एग्जाम के समय आखिरी हफ्ते में केवल वही रिवीजन करना चाहिए। सर, जैसे देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब करंट के क्वेश्चन और स्टैटिक डाटा मिला के मतलब पूछे जा रहे हैं। तो करंट वाला क्वेश्चन उसको आप कैसे तैयार करें। अब करंट के लिए तो एक होलिस्टिक रणनीति होनी चाहिए कि, और करंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाले जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैपिंग तो एक पहले अच्छे से आप किसी एटलस से तैयार कर लीजिए। कोई बुक है जैसे महेश वड़वाल या दृष्टि की कोई बुक है, सब में एक मैपिंग का एक अच्छा सा कंपाइलेशन दिया है, तो उसको तैयार कर लिया। उसके बाद न्यूज इन द प्लेस कहीं यूट्यूब पे सर्च कर लें कि जो जियोग्राफिकल प्लेस कौन सी न्यूज में रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। कोई 1-2 घंटे का कोई वीडियो हो, देख लीजिए। इससे जो हमारे बहुत जो चर्चित न्यूज में प्लेस रहे हैं, चाहे वो वोल्केनो हो, कहीं अर्थक्वेक आया है, या कोई अन्य कारणों से न्यूज में रहा है, कोई रिवर रहा है पॉल्यूशन के द्वारा या ड्राइंग अप के द्वारा, वो सब मिल जाएंगे और उससे हम तैयार कर लें। अच्छा, अगले सब्जेक्ट की बात करें हिस्ट्री वगैरह की। हिस्ट्री में प्रायोरिटी सेट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ही आता है। मेडिवल और एंशियंट का रोल बहुत कम है। सामान्यतः ये होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन मेडिवल का आता है, 3 से 4 क्वेश्चन एंशियंट का आता है। उसमें 1-2 बहुत कठिन होगा, वो कर पाना शायद मुश्किल होगा। तो हम अपनी और
मेडिवल और एंशियंट का रोल मेंस एग्जाम में है नहीं, केवल उसका जो रोल है केवल प्रीलिम्स एग्जाम में है। तो हमें मॉडर्न पे खूब समय खर्च करना चाहिए। उसमें भी जो जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसके पीछे जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है लगभग 40 से 50 पेज का, वो अच्छे से तैयार कर लें कि उससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट 5 से 6 सवाल तो कम से कम एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो अपेंडिक्स हम अच्छे से तैयार कर लें। मॉडर्न पे खूब अच्छे से अगर स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो इसके अलावा और कोई बुक ना लें। इसकी ये भी कोई जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ते हैं वो भी ना पढ़ें, केवल स्पेक्ट्रम पढ़ें। और पीवाईक्यू का हमारा जो मतलब होता है सब लोग गलत समझ नहीं पाते हैं। आ रहा था कि कौन सी पीवाईक्यू पढ़े। पीवाईक्यू का मतलब होता है जो यूपी पीसीएस के साल पेपर हों, कम से कम Year ईयर वाइज जो आते हैं वो। जैसे घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बात की है कि उसमें अन्य आयोग के भी क्वेश्चन हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिहार फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो, यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ऐसे ही कुछ राजस्थान के लिए हो सकते हैं, एमपी। और जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन एक तो बल्कि बुक है, और दूसरी ये है कि उसमें अन्य 5-6 आयोग जो संबद्ध है उनसे भी है। तो हम केवल बात पीवाईक्यू में करते हैं कि जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको कर लें। और उससे अगर और ज़्यादा करने की इच्छा हो तो यूपीएससी वाले कर लें। यूपीएससी का थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा। अगर आयोग हो सकता है आपकी बात, जैसे अगर 2 दिन में कहीं एग्जाम कराने का जो सोच रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हम बनाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। तो इससे होगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और स्टैंडर्ड अगर बढ़ गया तो यूपीएससी के अगर आप पीवाईक्यू साल भी करेंगे तो इसका जरूर फायदा ही होगा, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। आपने घटना चक्र पढ़ा था या फिर जो आप बता रहे हैं कि ईयरली आप यही लगाते थे, उसी बेस पे अपनी तैयारी बुक्स वगैरह के माध्यम से करते थे? हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन कभी पढ़ा नहीं, हाँ देखा जरूर केवल है, और मेरा प्रीलिम्स कभी रुका भी नहीं है। तो इसलिए हम गारंटी से कह सकते हैं पीसीएस कि का प्रीलिम्स कितनी बार दिया? मैंने 6 बार दिया, 6 बार हुआ है मेरा। अच्छे स्कोर से हुआ है। जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में मेरे 151 मार्क्स थे। बहुत हाई स्कोर। मैं 2018 में जब पहली बार दिया था मेरे 151 मार्क्स थे। ऐसे मुझे 138 नंबर, एक बार 141 नंबर सामान्यतः मिलते रहे हैं। 100 मतलब 131 से कम मुझे नहीं मिले हैं। उसके आगे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हिस्ट्री हो गया, उसके आगे जो सब्जेक्ट हिस्ट्री के जो हम ज्योग्राफी में तैयार कर लें। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में कुछ जैसे जीडीपी जीएनपी की सब जो परिभाषाएं होती हैं इनको अच्छे से, प्लस पॉवर्टी वाला, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये कम से कम 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिनको किसी बुक, सामान्य बुक से, या रमेश सिंह, एस लाल शायद एक बुक आती है कि, या दृष्टि की कोई बुक है सिंपल भाषा में लिखी है, वो भी किसी बुक से मतलब थोड़ा सा कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए वो करके। और इसमें ज्यादा तो डाटा और फैक्ट का होता है। जैसे इसमें ज्यादातर एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्शन डाटा, या एसआरएस का डाटा, सेंसस का डाटा इत्यादि कुछ जाते हैं। और प्लस कुछ नए रिपोर्ट एंड रिसर्च के नाम से आजकल खूब सारे सवाल आने का प्रचलन है। आयोग में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो कुछ रिपोर्ट का पूछ लेते। तो इकोनॉमी में थोड़ी कॉन्सेप्शन, बहुत ज्यादा इकोनॉमी मेहनत ना करें कि हम लगातार थ्योरी ही पढ़ते जाएं। करंट, क्योंकि इकोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होते हैं। जो करंट अफेयर्स में जैसे बजट इकोनॉमी सर्वे का डाटा हम अच्छे से तैयार कर लें। कुछ जो नए रिपोर्ट आए हैं साइंस का डाटा, क्योंकि आजकल साइंस में भी एक सवाल पूछ ही लेता है, इत्यादि तैयार कर लें, फिर इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। इसमें हेल्प ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, उसका इकोनॉमी पापा वीडियो, एग्रीकल्चर मिनरल प्रोडक्शन डाटा वीडियो, इसका पीडीएफ भी मार्केट में मिल ही जाता है, सब लोग जानते हैं। टेलीग्राम पे मेल लगे मिल जाएगा। अच्छा सर, इसको मतलब डाटा को लेकर जो छात्र नए होते हैं, मान लीजिए जो पुराने होते हैं, कहीं ना कहीं से मतलब उनको सारी चीज़ें पता होती है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ना है, लेकिन जो छात्र नए होते हैं, अभी किसी टॉपर का वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोग बताएंगे आपको डाटा, फैक्ट, आंकड़े, ये सब चीज़ें मतलब कहाँ से तैयार करें, जैसे आपने बताया वहाँ, उसके लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए? आजकल तो सब रेडीमेड मिल जाता है, पहले ही दिक्कतें होती थी। आजकल जैसे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सब कंपाइल करके दे ही देते हैं। ये जितने डाटा फैक्ट वाले हैं सामान्यतः टेलीग्राम पे ढूंढोगे मिल जाएगा। टेलीग्राम बहुत अच्छा सोर्स है, उसका आप खूब उपयोग करें। यूट्यूब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है, क्योंकि टेलीग्राम पे होता है कि ज़्यादातर चीज़ें कंपाइल करके इधर न उधर से मिल ही जाती है। कुछ पायरेटेड मटेरियल मिल जाते हैं जो वैसे सामान्य छात्रों के हितकर होते हैं। हमने भी यूज किया है, आप भी लोग को यूज करें, क्योंकि हर जगह हम लोग पैसे नहीं दे सकते। सब लोग करोड़पति नहीं है, कुछ बहुत वीकर सेक्शन से लोग आते हैं हम हमारे जैसे, तो उसका यूज करें। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, करंट अफेयर्स पे खूब फोकस करें। करंट अफेयर्स के लिए एक बुक, चाहे घटना चक्र की दृष्टि या घटना साल, कोई पढ़ें, जो भी पढ़ें एक ही पढ़ें। हम एक, कुछ लोग कहते हैं कि 2 कम से कम पढ़ना चाहिए। 2 पढ़ने से दिक्कत ही हो जाती है कि उसका बार बार रिवीजन नहीं कर पाते। एक पढ़ें, उसको कम से कम 5-6 बार, अगर 10 बार पढ़ पाएँ तो 10 बार पढ़ लें, लेकिन एक ही पढ़ें। एक पढ़ने से ये होगा कि हमारे एग्जाम में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और सिविल सर्विसेज एग्जाम ही कॉन्फिडेंस का गेम है। बहुत आपके पास जानकारी है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बहुत अच्छे सिली मिस्टेक होंगे 2-4, क्योंकि गेम यहाँ होता यह है कि वहाँ बॉर्डर के पास तो ज़्यादातर जो सीरियस लड़के होते हैं, जैसे 95 में अगर क्वेश्चन कट ऑफ गया है तो 90 के आसपास तो ज़्यादातर जाते ही हैं। वो 90 को 95 में ही 5 क्वेश्चन हाँ क्रिएट तब्दील करना, यही सबसे बड़ा, वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत है। वहाँ पर आप अच्छे से एजुकेटेड गैस, कुछ ऐसे नेगेटिव मार्किंग कैसे कम हो इत्यादि यूज करें कि हमें प्रीलिम्स ना रुके। क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका रुक गया तो फिर इसका ये होता है कि आप भीड़ में शामिल हैं। अगर आपको बार बार प्रीलिम्स हो रहा है तो भीड़ से ऊपर जा रहे हैं। सिलेक्शन एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, कभी किसी का तो सौभाग्य से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है।
तो लेकिन प्रीलिम्स होना चाहिए। सिलेक्शन की सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स हमारा होगा तभी आप भीड़ से अलग होंगे, और भीड़ से अलग होंगे तभी सिलेक्शन होगा। अच्छा, जैसे करंट अफेयर की स्पेशली हम बात करें तो शायद पहले इतने सोर्स नहीं थे जितना अभी मार्केट में आ गए। अगर 2-3 सालों में देखा जाए, बहुत से प्रकाशन की मंथली मैगजीन आती हैं, या फिर अगर ईयरली में बात करें तो ईयरली में बहुत सी मैगजीन आती हैं पीसीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी ईयरली मंथली ये सब चीज़ें करवाते रहते हैं। तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा सोर्स हो गया है, तो वो उसमें भटके रहते हैं कि मतलब ये वाला पढ़ लें, ये वाला पढ़ लें। तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए? मतलब मंथली जो पहले से पढ़ते आए हैं उसको ध्यान दे के ईयरली वाला करें, या फिर यूट्यूब पे कोई चीज़ें देख के उसको फॉलो करके पढ़ें? अगर कोई मंथली पढ़ता आया है, पिछले 8-9 महीने, 10 महीने, 1 साल का पढ़ा हुआ है, तो उसको ईयरली नहीं पढ़ना चाहिए। वही जो अपना है उसमें उसने का हाईलाइट होगा या कुछ नोट्स बनाया होगा, कुछ अंडरलाइन किया होगा, उसको बाद रिवीजन कर ले। अगर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, करंट अफेयर्स उसने तैयार नहीं है, तो उसको एक ईयरली, जैसे अगर हम रिकमेंड करेंगे घटना चक्र आदि दृष्टि, वो ले ले, उसको अच्छे से कम 5 बार पढ़ ले। यूट्यूब पर टाइम मैनेजमेंट के लिए होता यह है कि जैसे लड़के ज़्यादातर खाना बनाते हैं खुद, जैसे हम भी बनाते थे, अब नहीं बनाते, लेकिन तो उसमें ये होता है कि जब हम खाना बनाने लगे तो ईयरफोन लगा के हम कोई वीडियो सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो इसका वो ये मतलब नहीं, वो पढ़ने में जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि अगर कहीं वो सुना हुआ एग्जाम में सामने आ जाएगा तो क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये हम कहीं सुने थे। तो टाइम मैनेजमेंट के रूप में यूट्यूब पे वीडियो लगा के, और एक पॉडकास्ट की तरह आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं, तो सुनते हैं, हाँ एक आध क्वेश्चन मिल जाए, तो इसे टाइम मैनेजमेंट कर लें, जिसका फायदा जरूर मिलेगा एग्जाम में। हम भी ऐसा खूब किए हैं, ये ज़्यादातर हमारी सब एक्सपीरियंस है। नहीं, तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं जो छात्र मान लीजिए नए होंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी गाइडेंस दें ना, तो उनको ये सब सारी चीज़ें बहुत समझ। गलतियाँ मैंने भी की है। सबसे बड़ी सिविल सर्विस में कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये नहीं है क्या पढ़ना है, दिक्कत यह है क्या नहीं पढ़ना है। हमने एक हमें टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री के लिए हमें हरिश्चंद्र वर्मा की बुक बता दी पढ़ने। वो 1000 पेज की बुक, क्वेश्चन आना है 2, उसको हम 1 हफ्ता पढ़ के समय खराब किए। लेकिन तब छोटे थे, आए थे, नई नई कुछ जानकारी थी, नहीं पढ़ने लगे थे, एनर्जी भी थी पढ़ने की, लेकिन अब वो लगता है तो सोचते हैं क्या कर रहे थे। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट की जितनी औकात है एग्जाम में, जैसे कितने, उसी हिसाब से उस पर टाइम अलॉट करें, और हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको बार बार रिवाइज करें, शार्ट नोट्स अपना बनाएं, करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करें, और कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया है कुछ, वो टेस्ट सीरीज के जो एक्सप्लेनेशन है उनको थोड़ा से फिर से रिवाइज कर लें, देखें उसमें कहाँ गलती हुई थी हमसे, वो उसको, क्योंकि गलती अगर देख के ही हमें दूर करना है कि गलती वो एग्जाम में ना हो। टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर एग्जाम में जो हम गलतियां यहाँ कर रहे हैं एग्जाम में गलती ना करें। अच्छा, अगर यहीं पर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, अभी आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, तो लास्ट टाइम अगर 30 से 40 दिन बच्चा एग्जाम में, या फिर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता रहता है उसी तरीके बच्चों का कॉन्फिडेंस मतलब हिलने लगता है, कितना भी आप पहले से तैयारी किए रहे हो, सब लोग के साथ होता है। तो इसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, क्या चीज़ें फॉलो करते थे, कैसे? कॉन्फिडेंस का मेंटेन करने का एक तो ये मान के चलें हमारा प्रीलिम्स हो रहा है, क्योंकि जब तक ये आप आश्वस्त नहीं होंगे तब तक दिक्कतें आएंगी। और इसके लिए अभी ये केवल सोच के ना बैठे नहीं, उसके लिए खूब पढ़ाई करें। लगभग इस समय जो एग्जाम टाइम है तो 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई करनी चाहिए एग्जाम टाइम में, क्योंकि पढ़ने का जो इंटेंसिटी होती है और जो समय होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आज लोग ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम नहीं होता है तो लोग घूमते टहलते जाता है। तो इस संदर्भ में तो पहले अपना टाइम पढ़ाएं, और प्रोडक्टिव पढ़ाई। ये ना हो कि मोबाइल सामने रखा है 2 मिनट पढ़े, 1 मिनट चैटिंग करते रहे, तो थोड़ा मोबाइल बंद करके या स्क्रीन टाइमर लगा के, जैसे कुछ आजकल जो नई एप्स हैं देख ली, उसको डाउनलोड कर लें कि देख लें कि कितने मिनट हम मोबाइल नहीं यूज की, उठाए ही नहीं, मतलब स्क्रीन कितनी देर ऑन रही। तो ऐसे कुछ यूज करें जिससे बाद में एनालाइज करें कि दिन में 24 घंटे में कितनी देर पढ़ाई कर पाए। और अगर हम पढ़ाई करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर पढ़ाई जब हम नहीं हो पाती है, जैसे किसी कारण से, कुछ पारिवारिक या कुछ और मानसिक, कुछ रिलेशन संबंधी इत्यादि जब समस्याएं होती हैं, तभी पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, तभी हमें मानसिक रूप से ये होता है कि नहीं हो पाएगा। कुछ भी संभव नहीं है। अगर अभी कोई बुक अच्छे से मेहनत करे, जिसका बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, ये 50 दिन खूब डेडिकेटेड ढंग से PYQ अच्छे से करे, करंट पे फोकस करे, और कॉन्सेप्ट जो कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री इत्यादि, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन पे खूब फोकस करें, आराम से प्रीलिम्स अभी निकाला जा सकता है। सोशल मीडिया की बात आई तो हम सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब तैयारी के दौरान छात्र होता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा होता है, उसको बहुत सारे मटेरियल, जैसे आपने बताया टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अलावा भी छात्र अन्य एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें देखना यूट्यूब पे, तो आप बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? आप जब तैयारी करते थे तो कैसे इनको मैनेज करते थे, इसको साइड में करके आप फोकस करते थे? एक तो जब किसी अपना लक्ष्य है, उसको सोच लें कि जैसे अगर हमारा सिलेक्शन होता है, डिप्टी कलेक्टर या DSP बनते हैं, तो जीवन पैसा हुआ। कल्पना में बहुत ताकत होती है, कल्पना बड़ा सुखद होता है, तो ऐसी कल्पनाएं करें, और उस कल्पना को पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सोच लें, अगर सोशल मीडिया यूज करने का, तो जिंदगी भर का समय, पढ़ने की सीमा है कि अगर आप पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेते हैं, अगले 7-8 महीने प्रीलिम्स, 2 महीने, अगले उसके बाद 3-4 महीने मीन्स, 2 महीने बाद इंटरव्यू, तो 8 महीने बाद उसके बाद तो पूरा जीवन ही सुखमय होगा। ऐसी कल्पनाएं करें और उसी के अनुसार उसको सार्थक बनाने के लिए खूब मेहनत करें। जैसे सामान्य हिंदी में कहते हैं पराक्रम की पराकाष्ठा, मतलब इतना मेहनत करें
कि उसको अर्जित कर लें। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं या फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं या साइंस के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइंस में तो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं लास्ट स्टेज में? जब जैसे यूपी पीसीएस में सामान्यतः होता है कि यहाँ क्वेश्चन जो आता है जनरल साइंस का आता है, यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है। तो जनरल साइंस के लिए एक कोई सामान्य बुक हम तो रेकमेंड करेंगे कि दृष्टि की एक जनरल साइंस की बुक है मार्केट में, होगी 200-250 पेज की बुक है, वो बहुत अच्छा बुक है, उससे कर लें, जनरल साइंस हो जाएगा। अगर वो भी नहीं करना और उसे सरल सोचना हो, पहले से अपना सोच बनाए होंगे इन लास्ट दिनों में क्या चीज़ें? अगर लास्ट दिनों में तो जनरल साइंस की पीवाईक्यू कर लें, क्योंकि जनरल साइंस में होता है कि सामान्यतः ज़्यादातर सवाल रिपीट आते हैं और कुछ करंट के सवाल आते हैं, वो जैसे डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से या डिफेंस में कोई नया कोई चीज़ का प्रयोग किया गया है या नया कुछ बनाया गया है या नए कोई इंस्ट्रूमेंट आए हैं, उसी के अनुसार सवाल आते हैं। तो इस करंट अच्छे से तैयार कर लें और पीवाईक्यू कर लें तो जनरल साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे भी जाता है, उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं बड़े सामान्य बेसिक लेवल के होते हैं। अच्छा, जो अभी साइंस की बात करें तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री में बायोलॉजी का पोर्शन होता है, तो उसमें मतलब सारे क्वेश्चन से बराबर आते हैं या फिर मतलब बायोलॉजी पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्वेश्चन ज़्यादातर बायोलॉजी से आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से सामान्यतः बहुत आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, तो बायोलॉजी पे स्पेशल फोकस, उसमें भी न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है या वो सब जो सिस्टम वाले जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इत्यादि है, ये इस पे सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इनको सही से तैयार कर लें और थोड़ा क्लासिफिकेशन एनिमल में कि कोई इंसेक्ट पूछ लेते हैं कि इंसेक्ट कैटेगरी से आता है या नहीं आता है, या ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सामान समझ के ही होते हैं, लेकिन इनको एक जनरल साइंस की बुक अगर कोई पढ़ के या पीवाईक्यू से इत्यादि तैयार कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये ऐसे सवाल सरल हैं, गलत ना करें, पीवाईक्यू करके और प्लस एक सामान्य समझ विकसित करके ये जनरल साइंस और इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों किया जा सकता है। और यूपी स्पेशल के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? यूपी स्पेशल घटनाचक्र की कोई बुक ले लें, पतली सी आती है, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो मेंस में तो वेटेज बढ़ गया, लेकिन प्रीलिम्स में अभी भी आयोग वही पुराने डाले पे है, बहुत आएगा 5 से 6 सवाल, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा तो कभी आया नहीं होगा। उसमें भी 2 से 3 सवाल तो करंट के आ जाएंगे, जिसमें यूपी बजट, यूपी इकोनॉमिक सर्वे या यूपी का कोई डाटा पूछ लेते हैं, तो इसके लिए स्टडी हॉल से भी सबसे का यूपी करंट का वीडियो 3-4 घंटे का बनाएंगे, जिसमें बजट ये सब इंक्लूड कर लेंगे, और यूपी कोर फैक्ट नाम से घटनाचक्र की बुक आती है, उसको कर लें, इतना ही मोर देन इनफ है। अच्छा, जैसे शुरुआत में ही आपने बात की थी टेस्ट सीरीज के लिए, तो टेस्ट सीरीज मतलब अगर जैसे हमने देखा है टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो अगर लगाने बैठे टाइम पीरियड लगाए, फिर टेस्ट सीरीज लगा लिया, उसके बाद मिला लिया हमने, लेकिन जब एनालिसिस करने की बारी आती है शायद मतलब वो बड़ा लेंदी प्रोसेस लगता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? पहले तो जो टेस्ट सीरीज का हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए वो लास्ट में, पहले हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यू अच्छे से करना है, उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जब सब कुछ हम कर चुके हैं, अगर हमारे पास समय है तभी हमें टेस्ट सीरीज पे खर्च करना चाहिए, वरना होना ये चाहिए कि एग्जाम के पहले अगर किसी को लगता है कि हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ये सब देखना है, तो 1 या 2 और भी फुल लेंथ टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता नहीं, हमें तो नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे अनुसार अगर करना है तो हमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, जीएस की और सीसाइट की दोनों। सीसाइट का भी एक जिनका थोड़ा समस्या है, 1-2 टेस्ट दे के प्लस पीवाईक्यू देख लें कि हम कम से कम 40 से 50 कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम समय में होता है कि 1-2 गलत हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हम सीसाइट के कारण बाहर हो जाएं, यूपीएससी में हम बाहर हुए, बहुत दुख होता है, जीएस हो जाए सीसाइट ना हो तो सीसाइट 1-2 बार देख लें। और सीसेट के लिए कोई मतलब रणनीति आपकी रहती थी, क्या चीज़? सीसेट में होता यह है कि 20 सवाल हिंदी के आने हैं, जिनको ये समझ के बैठा है कि हमें बहुत आसानी से पास होना, 20 सवाल हिंदी के आने हैं, ऐसे ही 10 सवाल इंग्लिश के आने हैं, तो उसमें जो 5-5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज बहुत सरल होते हैं। अच्छा, मान लीजिए जिसको इंग्लिश ना आती है, मान लीजिए हम इंग्लिश छोड़ देंगे तो 20 सवाल हिंदी के हैं, अगर थोड़ा वो इंटरपर्सनल स्किल के लगभग ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के लिए कोई यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कर लें, शायद एक स्टडी हिंदी यूपीएससी हिंदी वाले जो करोती पाठी सब है, उनके चैनल पे एक वीडियो है 1 घंटे का, वो देख लें और थोड़ा पीवाईक्यू देख लें, इतना ही मोल देना ना भाई। थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस आधे घंटे अगर कर लेंगे तो सीसाइट यूपी पीसीएस में नहीं, क्योंकि यूपी पीसीएस का सीसाइट अभी आसान होता है, यूपीएससी बहुत कठिन पूछता है, यूपी पीसीएस का सीसाइट आराम से पास हो जाएंगे। सर, हमने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि आपके साथ वीडियो करने वाले हैं, तो कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन साथियों ने पूछे हैं, जैसे एक लोग ने पूछा है घटना चक्र और आई दृष्टि करंट अफेयर को केवल बेस बनाए तो क्या आप ये प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं? घटना चक्र में उन्होंने पूरा बताया नहीं कि घटना चक्र क्या मतलब पीवाईक्यू है या पूरी घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आती है अगर और करंट के लिए आई दृष्टि, तो करंट के लिए आई दृष्टि मोल देने नफ है, प्लस अगर घटना पूर्वावलोकन किए हैं सारे सब्जेक्ट के तो प्रीलिम्स आराम से निकाला जा सकता है। हाँ, उनकी तैयारी अच्छी हो, उसमें पढ़ाई ये ना हो कि केवल बोला गया हो, अगर उसे अच्छे से पढ़ा है, 2-3 बार रिवाइज किया है तो आराम से प्रीलिम निकाला जा सकता है। अच्छा, और तैयारी करने के पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करें या कैसे? तैयारी तो शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से करने से हमारा बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाती है। बाद में ये
PYQ या अन्य चीज़ों से हमारी थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज बढ़ जाती है, जिसके क्योंकि एग्जाम का में गेम कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का होता है। अकेले किसी से कुछ एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। तो एनसीईआरटी और खासकर कुछ एनसीईआरटी तो जरूर, जैसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल आते हैं। पॉलिटी वाले 1-2 एनसीईआरटी प्लस इकोनॉमी में एक इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट वाली एनसीईआरटी, इत्यादि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम जो 10-12 एनसीईआरटी हैं इंपॉर्टेंट वाली, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए हम इधर, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन भी हो गया तो काफ़ी लंबा समय प्रीलिम्स के लिए मिल गया, अगर हम प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर दें कि मतलब पहले से मेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो मैंने, तो अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो क्या जो 4 महीने का टाइम मिलता है प्री के बाद मेंस के लिए, तो क्या उनमें मेंस की तैयारी की जा सकती है? हाँ, आराम से की जा सकती है, लेकिन उसमें ये है कि उस 4 महीने को अच्छे से हमें यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है, जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनको हम प्रीलिम्स में कुछ नहीं पढ़ते, जैसे पेपर 4 पूरा एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वाला कुछ है, इसमें 5-6 पेपर भी आ गए। पेपर 5-6 पर भी अब ये दिक्कत ये है कि अगर हम केवल पतली उस वाली वो कोर फैक्ट वाली बुक से यूपी स्पेशल पढ़ ली ही, तो मेंस में वो काम कारगर नहीं है। उसमें केवल यही हो सकता है कि उसका कुछ डाटा हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर कोई अच्छी बुक जैसे राकेश सारस्वत की बुक है वो हम पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिव जो हमें यूपी स्पेशल की अगर जानकारी है, तो आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन यह है कि हमें उस 4 महीने में अच्छे से आंसर राइटिंग करनी होगी, क्योंकि मेंस निकालने का जो कोर है वो आंसर राइटिंग है, कि कितने अच्छे से आप अपना आंसर लिख पाते हैं। आंसर राइटिंग के लिए मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं, और अगर मेंस के लिए नोट्स वगैरह कोई बना रहा है तो कैसे बनाए? मेंस के लिए अगर नोट्स बना रहा है तो पहले हमें सिलेबस अनुसार, अपना जो सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट के अनुसार नोट्स बनाएं, और पीवाईक्यू को देखें कि कैसे इसमें क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक से जो कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसी अनुसार नोट्स बनाएं। ऐसा ना हो कि हम बुक को ही रेफरेंस मान लें, क्योंकि बुक में ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे जब से नया सिलेबस आया 2018 से 6 साल पेपर हो चुके, तो 6 साल का पहले एक बार एनालाइज कर लें कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसी अनुसार नोट्स बनाएं। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो हर बार क्वेश्चन आने ही आने। अगर पेपर 3 की बात की जाए तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसा है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इत्यादि ऐसे क्वेश्चन है हर बार आने ही आने, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। ऐसे पेपर 1 में अगर बात की जाए हिस्ट्री के लिए, तो उसमें जो हमारे तीनों मूवमेंट है, असहयोग, CDM एंड क्विट इंडिया, तो इस पर क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेट करके या उनका तुलना करके आने ही है। पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जैसे आपकी बात बाबा रामचंद्र कहा गया था पेपर 5 में। तो ऐसे मतलब एग्जाम मतलब हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं जो एग्जाम में काम दें। ऐसे नहीं कि जो बुक वाइज ना बनाए, बल्कि हमें इसकी प्रायोरिटी वाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, उस अनुसार हम नोट्स बनाएं। और बहुत ज़्यादा लंबा ना हो नोट्स, A4 साइज पेपर हो तो उसमें एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाए, कि हमें बाद में जैसे कीवर्ड टाइप का नोट्स बनाएं कि बाद में हमें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा समय न लगे। कि अगर एग्जाम के टाइम में जो बीच में 1 घंटा होता है उसमें भी हम रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि सामान्यतः होता है कि जो यूपीपीसीएस मेंस होता है वो लगातार 4 दिन चलता है, तो बीच वाला 1 घंटा बहुत कारगर होता है रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे 60 नोट्स पॉइंट वाइज हों, उस बीच में हम रिवाइज कर पाएँ 1 घंटे में। कि जैसे अगर हमें 4-5 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना है, तो 1 घंटे, जब एग्जाम 12:30 बजे से होता है, सामान्यतः 9:30 से 12:30 फर्स्ट पेपर होता है, फिर 2 बजे होता है, तो बीच में 1-1.5 घंटे का समय उसमें रिवीजन करना, ऐसे नोट्स होने चाहिए, तो इसका बहुत फायदा होता है। कई लोग का क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो जैसे टॉपर्स का वीडियो देखे या कहीं भी देखे, तो सबका एवरेज ये रहता है कि 95-100 के आसपास अगर आपका सही हो रहा है प्रीलिम्स में, तो आप मेंस के लिए मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं अभी के टाइम पे, एक आध महीने 1.5 महीने बचा है, तो अगर अभी 60 या 70 क्वेश्चन के आसपास या 80 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रहे हैं, तो आगे के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? मतलब क्योंकि अगर नंबर कम आ रहा है तो ये भी लगता है, डर लगता है कि पता नहीं इस बार प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। अगर 60-70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिमोरलाइज ना हो, अब नया टेस्ट सीरीज ना लगाएं, मेरी सलाह होगी उनसे। और जो पुराने लगाएं उसमें देखें कि हमने गलती क्या की है, फैक्ट गलत हुए हैं, कॉन्सेप्ट गलत हुए हैं, या हमने कोई सिलेक्ट मिस्टेक कर दी है। ऐसे उन चीज़ों के अनुसार उनका एनालाइज करें, PYQ का एनालिसिस करें, उसको रट लें, और थोड़ा अगर कोई ऐसा लगता है कि हम पॉइंट भूल सकते हैं उसका नोट्स बना लें, अपने सब्जेक्ट को तैयार करें। नए टेस्ट ना लगाएं जिससे कि वो डिमोरलाइजेशन हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस किसी प्रकार मेंटेन रखें कि एग्जाम हो जाएगा, ये मान के चलें, मेहनत करते रहें। क्योंकि अगर 60-70 हो रहा है, बार बार लगाएंगे तो वो लगेगा जब मिलाएंगे कि मेरा तो होना ही नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मेरा नहीं होना, तो फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि 60-70 वाले एग्जाम में हो सकता है तुम्हारे अनुसार ही कुछ पेपर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो कठिन क्वेश्चन, कैसे हर टेस्ट सीरीज की अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। यूपीपीसीएस का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, वो कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जो बहुत सरल लगेंगे, कुछ ऐसे पूछेगा जो बहुत कठिन लगेंगे। तो कैसे पेपर आता है सब पे निर्भर करेगा, इसलिए डिमोरलाइज ना हो, मेहनत करते रहें। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि मतलब टेस्ट सीरीज तो मार्केट में बहुत सारी आती हैं, चाहे टेलीग्राम का अगर हम यूज करें तो वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमें मिल जाती है, अलग अलग कोचिंग संस्थान की मिल जाती है। तो मतलब कौन से संस्थान की मतलब टेस्ट सीरीज ज़्यादा अच्छी होती है, ये क्वेश्चन भी रहता है, कौन सी लगानी चाहिए? टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी तो ये तो सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है। कुछ लोग बहुत, जैसे सुना है मैंने आपकी बात की, भीए वाले बहुत कठिन टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, जो हमारे कुछ मित्र हैं बताते रहते हैं। दृष्टि की या GS वर्ल्ड की कोई भी टेस्ट सीरीज ले लें, लगा लें, और बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं ना। मेरी रिकमेंडेशन यही कि टेस्ट सीरीज 10 से ज़्यादा तो कतई नहीं लगाएं।
और भी जो भी लगाएं फुल लेंथ लगाएं, उसका अच्छे से एनालिसिस करें। टेस्ट सीरीज लगा के क्वेश्चन मिला के छोड़ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक टेस्ट सीरीज लगाएं तो उसका एनालिसिस करें कि हमने गलती कहाँ की है, और ऐसा क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए तो हम उसको फिर गलत ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है एनालिसिस में, कि हम समझ पाएं कि हमारी गलती क्या है, वीकनेस क्या है, प्लस हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उन सब पुनः अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजाइज कर पाएं कि जिससे एग्जाम में फायदा हो। किसी भी कार्य, पढ़ाई का एग्जाम रोल क्या है हमारा, इस समय जो सिलेबस वाला पढ़ाई के एग्जाम में सफलता मिले। अगर टेस्ट सीरीज से हमें कुछ फायदा नहीं मिला तो हम इसे क्यों लगाएं। तो वही उतना ही टेस्ट सीरीज लगाए जितना हम एनालिसिस कर पाएं। लास्ट एग्जाम के दिन की हम बात करते हैं, अगर एक दिन एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसका प्रेशर कुछ अलग होता है। अगर एग्जाम हॉल में बैठे भी हम, कॉपी सामने आई है, अभी ओपन नहीं हुआ है, तब भी एक डर का माहौल बना रहता है। तो वहां पर कैसे अपने आप को पेशेंस मतलब मेंटेन करें वहां एग्जाम हॉल में? एक तो थोड़ा ये हो सकता है चॉकलेट वॉकलेट खा ले, पैनिक ना हो। तो अगर पैनिक होंगी तो ये मान के चलें कि और जो कुछ सही कर सकते थे वो गलती हो जाएगी। समझते, दबाव न ले, आराम से ये मान के चलें, आशावादी एटीट्यूड रखें कि हम पेपर अच्छा जाएगा। उसके बाद दिक्कत होती क्या है कि हम लोग जो रिजल्ट के बारे में पहले सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर नहीं होगा तो ये छोड़ दें। उससे केवल ये मान के चले कि हम अपना जो जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार करेंगे, और कुछ मान लेंगे कि विधाता का भी कुछ नियम है, वो भी कुछ करेगा। तो और अच्छे से पेपर को अच्छे से पढ़ें, और जो सिली मिस्टेक है उसे अवॉइड करें। फिल्म्स में और जितनी अपनी जानकारियां हैं, कुछ एजुकेटेड गैस, कुछ अन्य पुराने ज्ञान का उपयोग करें जिसके अनुसार पेपर सॉल्व करें। और फिर संभावना इससे अगर पैनिक में हम पेपर ना देंगे तो इससे संभावना यही ज़्यादा ही होगी कि हम सफल हो जाएं। अच्छा, जब आप शुरू में आए थे, मान लीजिए जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो पहली बार जब आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, उसके बाद कई बार एग्जाम दिया, आपका लगातार निकल रहा था, लेकिन आपके मन में उस समय क्या चलता था? मतलब कैसा आप सोचते थे जब आपका पहली बार प्रीलिम्स निकल गया, उसके बाद लगातार निकलता रहा? पहली बार जब हम प्रीलिम्स देते तो हमने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि हम सामान्यतः जानते थे कि ये बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं। बाद में जब प्रीलिम्स देखने के लिए तो इतना भी कठिन नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी अच्छी तैयारी हो गई थी तब तक मेरी। क्योंकि जो कुछ सीनियर टाइप के भैया लोग थे वो सब बताते थे, तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, प्रीलिम्स ही बहुत कठिन होता है। हम देखे आए, हम तो शायद मेरा तब से टोटका बन गया कि पहले अटेम्प्ट में मैंने 129 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 129 में मेरे 117 सही थे, 12 गलत थे। वो जो मैं 129 अटेम्प्ट करता हूँ, वो टोटका मेरा बन गया है। चाहे जितने जानते हो या ना जानते हो, मैं 129 अटेम्प्ट करता हूँ, मतलब 21 क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ। तो मेरा तब से हो ही गया है कि 129 अटेम्प्ट करना, और हर बार प्रीलिम्स निकल गया। अब तो थोड़ा ये हो गया असल में, जैसे फिर भी इस साल में मुझे प्रीलिम देना है, अभी तक मैंने पढ़ना ही नहीं शुरू किया, तो ये जानते हैं कि प्रीलिम्स हो ही जाएगा। अच्छा, सबको ये चीज़ें करना चाहिए कि मान लीजिए 10-5 क्वेश्चन छोड़ के आना चाहिए, या फिर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना चाहिए? वो सबकी अलग अलग रणनीति होती है। कुछ लोगों का होता है कि एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर जिनकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा है, 120 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, लगता है कि अगर और आगे का पता नहीं है, तो फर्जी रिस्क क्यों लेना। जो हमारा प्रीलिम्स हो रहा है, बात ये प्रीलिम परीक्षा का क्या है कि हमें प्रीलिम्स निकालना है। प्रीलिम्स कैसे निकालना है ये सबका अलग अलग रणनीति है। कुछ लोग होते हैं कि 150 अटेम्प्ट करके निकालते हैं, कुछ लोग 120 अटेम्प्ट करके निकालते हैं। तो सब लोग अपनी स्ट्रेंथ देख लें कि कैसे है। हमारा है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, 129 अगर हम अटेम्प्ट करते हैं, 115 तक अगर सही हो रही हैं, तो फिर मैं क्यों रिस्क लूँ और ज़्यादा करके। क्योंकि ऐसे होता 10 से 15 क्वेश्चन होगा जिसका कुछ पता नहीं होता कहाँ से आ गया है। उसमें यही है कि आंख मूंद की गैस मार देना है, तो उसमें माइनस मार्किंग के कारण कभी कभी नंबर कम होने का भी खतरा रहता है सामान्यतः। अच्छा, कई बार आधे आधे पे मामला रहता है, आधा सही हो रहा है, आधा गलत हो जा रहा है, तो रिस्क ले लेना चाहिए। अगर 50% का मामला है तो रिस्क ले लेना चाहिए। उसमें नंबर कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। जितने भी 50, अगर एक भी ऑप्शन आप काट पा रहे हैं, एलिमिनेट एक ऑप्शन अगर आपसे हो रहा है, तो भी रिस्क लेना चाहिए। कुछ लोग एलिमिनेशन वाली टेक्निक मतलब वीडियोज में तो सुनते रहते हैं, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, कैसे उसका उपयोग एग्जाम में करना चाहिए? एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमें आंसर ना पता हो, लेकिन हमें ये पता है कि ये ऑप्शन नहीं सही है। उसका हमें करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये ऑप्शन नहीं सही है, तो उस ऑप्शन को हम पहले एलिमिनेट करें, फिर कोशिश करें कि कैसे हम ऑप्शन तक पहुंचे। ऐसा ये यूपीएससी में बहुत कारगर होता था। जब वो पहले आता था 1 2 3 वाला, तो उसमें होता था अगर मान लो 3 ऑप्शन है और 3 स्टेटमेंट है, फिर नीचे है 1 2 3 2, ऐसा कुछ जो बनता था। तो उसमें अगर मान लो कि दूसरा हम जान गए कि दूसरा गलत है, तो उसमें हम देख लेते थे दूसरा किस में है, वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फिर हमें आंसर मिल जाता था। लेकिन यूपीपीसीएस में थोड़ा कम कारगर होता है, क्योंकि यूपीपीसीएस में होता यह है कि इसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेते हैं कि, और उसमें ऐसे आप स्टेटमेंट टाइप का नहीं क्वेश्चन आता है। जो स्टेटमेंट टाइप का होता है उसमें एलिमिनेशन का बहुत रोल है। एलिमिनेशन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, देख लेना चाहिए कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए
एक दूसरे को फॉलो करता है कि नहीं करता, इस टाइप क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वहाँ पे जो आंसर में दोनों करने वाला होता है, एक में मतलब मैच कर रहा है, एक में नहीं मैच कर रहा है, तो वो क्वेश्चन के लिए आपने कोई ट्रिक वगैरह बनाई या कैसे सॉल्व कर? इसमें तो ट्रिक सबसे सरल, ये सबसे सरल क्वेश्चन हमें यही लगते हैं कि इसमें ये होता है कि अगर एक गलत मिल गया तो आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन जिसमें मान लीजिए दोनों सही है और उस जो ऊपर दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, अगर दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन सही हैं हाँ। तुम्हारे अनुसार और उसमें कुछ भी लिंकेज कर रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि उसके वो व्याख्या कर रहा है, क्योंकि आयोग जो PYQ अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन सही उसने माना है, मतलब अगर तनिक व्याख्या कर- थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ है तो व्याख्या करना ही वाला आयोग मानता है। तो इसलिए बहुत ऐसे कम क्वेश्चन होते हैं या तो तुम कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा, दोनों स्टेटमेंट स्टैंड इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तभी दोनों ऐसा हो सकता है कि वो नहीं करता है हम व्याख्या, वरना ज़्यादातर यही मानना चाहिए कि व्याख्या करता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वही सही होते हैं जो व्याख्या करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे छात्रों को दिक्कत होती है। तो उसमें इसका सबसे सरल तो यही है कि पहले ढूंढ लो कि कोई एक गलती मिल जाए, अगर कोई एक गलती मिल गई तो कुछ आंसर तुरंत मिल गया, अगर गलती नहीं मिल रही है तो अगर स्टेटमेंट दोनों लिंक हैं कुछ हद तक, कुछ भी थोड़ा सा, तो मान के चलिए कि वो व्याख्या करता ही है। अच्छा, लास्ट में कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जो छात्र इस बार 2024 का प्रीलिम्स या फिर आगे एक महीने बाद या जो भी है 10 से 15 दिन बाद RO का प्रीलिम्स लगाए, तो उनके लिए कोई सजेशन और सुझाव लास्ट में आपका? एक तो पहले कॉन्फिडेंस बनाए रखें, 7 से 8 दिसंबर तक सोशल मीडिया का उपयोग करें, थोड़ा पार्टी वार्टी से दूर रहें क्योंकि पार्टी का बहुत समय बाकी है, और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसे बार बार रिवाइज कर लें, करंट अफेयर्स पे फोकस करें क्योंकि करंट से ही प्रीलिम्स निकलेगा, करंट का सवाल आप सही नहीं कर पाए तो प्रीलिम्स निकालना कठिन हो जाता है। दूसरा, सिली मिस्टेक अवॉइड करें, सिली मिस्टेक एग्जाम में ना हो और बिना प्रेशर के आराम से आशावादी मानसिकता के साथ पेपर दें, प्रीलिम्स आपका होगा, फिर तो मेंस में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड सर ने अपना टेलीग्राम चैनल, अभी हम आए तो सर का टेलीग्राम चैनल भी बनवाए, जहां पर आप लोग के कई ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि सर से हमें बात करना है, उनसे स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना है, तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप वहां पर कमेंट करके जो भी चीज़ें होती हैं सर से आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई सजेशन या सुझाव तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।